हूँ सुमित गोयल और आज हम डिस्कस करेंगे टाइम एंड वर्क की डीआई का एक स्पेशल क्वेश्चन। यह क्वेश्चन आने वाले बैंक पीओ मेंस या फिर एसएससी मेंस के लिए कारगर हो सकता है, विशेषकर बैंक पीओ मेंस के लिए। तो ये डीआई टाइम एंड वर्क पर बेस्ड है। ये कुछ दिन पहले मैंने आपको सोशल मीडिया पे शेयर करी थी और उम्मीद है कि अब तक आप इसे कुछ देख चुके होंगे और करने की कोशिश करी होगी। एक कंपनी एक टॉय को लॉन्च करना चाहती है। टॉय लॉन्च करने के लिए उसको डिफरेंट स्टेजेस से निकलना पड़ता है। पहली स्टेज डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, दूसरी प्रोटोटाइप क्रिएशन, तीसरी मार्केटिंग सर्वे, चौथी मैन्युफैक्चरिंग सेटअप, पांचवी मार्केटिंग एंड लॉन्च। अगर कोई एक्सपर्ट आदमी पहली स्टेज में काम करेगा तो 30 दिन में कर देगा, जबकि नॉन एक्सपर्ट करेगा तो 60 दिन में करेगा। ऐसे ही बाकी सब स्टेजेस के लिए भी स्टिपुलेटेड टाइम अपने को गिवन है। अब कंपनी के पास 5 एम्प्लॉयज हैं। बोल रहा है ए जो एक्सपर्ट है डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट में एक्सपर्ट है और बाकी सब में नॉन एक्सपर्ट है, लेकिन उसने मना कर दिया कि वो मार्केट सर्वे वाला काम नहीं करेगा। इसी प्रकार बाकी लोग भी जिसमें एक्सपर्ट हैं और जिसमें नॉन एक्सपर्ट हैं, उन्होंने अपनी अपनी प्रेफरेंस बता रहा कि हम ये काम करेंगे, हम ये काम नहीं करेंगे। तो ये केवल देखने वाली बात है। अब जब क्वेश्चन सॉल्व करने पर आएंगे तब हमें इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि इसको देखते हुए सभी चरणों से गुजरते हुए नया खिलौना लॉन्च करने के लिए मिनिमम कितना आपको टाइम लगेगा। तो अब आप देखें कि हम इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे। तो मेरे पास जो स्टेज 1 है, स्टेज 1 के लिए मेरे पास वर्कर कौन कौन होगा, मैं उसको शॉर्ट में लिख लूंगा, है ना। देखिए स्टेज 1 के लिए कौन काम करना चाहता है। स्टेज 1 है डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, और डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट में कौन कौन काम करना चाहता है, केवल ए। तो ए तो इसमें मेरा मेन वर्कर है, की वर्कर है ए। बाकी और लोग होंगे जो नॉन एक्सपर्ट होंगे। नॉन एक्सपर्ट में देखो क्या होना है, बी ने डिज़ाइन डेवलपमेंट से मना नहीं करा, सी ने डिज़ाइन डेवलपमेंट से मना कर दिया तो सी इसमें नहीं आएगा। फिर डी ने डिज़ाइन डेवलपमेंट में मना नहीं करा है, ई ने डिज़ाइन डेवलपमेंट में मना नहीं करा है। तो मेरे पास ये 4 लोग हो गए फर्स्ट स्टेज में काम करने के लिए। ए जो कि एक्सपर्ट है, बी डी ई जो कि एक्सपर्ट नहीं है। और अगर मैं ये देखूं तो मैं इनका पर डे वर्क निकाल लूं, क्योंकि फर्स्ट जो है वो 30 और 60, तो मैं टोटल मान के चलूंगा कि जो टोटल यूनिट है इस काम के लिए वो है 60। और ए जो यूनिट काम करेगा, ए 2 यूनिट रोज काम करता है, जबकि बी डी ई एक यूनिट रोज काम करेंगे। तो जो टाइम मुझे लगेगा वो आप देखें 5 यूनिट सब मिलके करेंगे तो 12 दिन स्टेज 1 खत्म होने में लग जाएंगे। अब स्टेज 2 की बारी करें। स्टेज 2 पर आए तो प्रोटोटाइप क्रिएशन में मेरे पास एक्सपर्ट है बी, तो बी तो एक्सपर्ट रहेगा। प्रोटोटाइप क्रिएशन के लिए ये मना नहीं कर रहा है, ये मना नहीं कर रहा है, कोई भी प्रोटोटाइप क्रिएशन के लिए मना नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर ए, सी, डी और ई ये चारों लोग हेल्पिंग हैंड पे काम करेंगे। अब मैं देखूँ 15 दिन और 20 दिन, तो 15 और 30 अगेन यूनिट हो जाएंगे मेरे पास टोटल 60, और 15 का डिवाइड करूँगा 60 में तो 4 यूनिट ये, 3 यूनिट ये, 3 यूनिट ये, 3 यूनिट ये, 3 यूनिट ये, तो टोटल हो गई 12 और 4 16। 60 में 16 का भाग दूंगा तो 30/8, 15/2 नहीं 15/4, 3.75 डेज। मैं इसको पॉइंट में ही लिख रहा हूँ। तो 3.75 डेज लगेंगे स्टेज नंबर 2 में। अगर स्टेज नंबर 3 की बात करूँ तो मार्केटिंग सर्वे में कौन बेस्ट है, सी और ई। ये 2 की एक्सपर्ट्स हैं, सी और ई। और मार्केटिंग सर्वे की मना कौन कर रहा है, बी ने मार्केटिंग सर्वे की मना कर दिया, ए ने मार्केटिंग सर्वे की मना कर दिया, डी ने भी मार्केटिंग सर्वे की मना कर दिया। तो केवल इसमें एक्सपर्ट ही काम करेंगे, सी और ई। अब मैं देखूँ तो 30 दिन और 40 दिन, तो वैसे तो मुझे 120 यूनिट लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए क्योंकि दोनों एक्सपर्ट ही काम कर रहे हैं, पर फिर भी मैं लिख लेता हूँ क्योंकि मुझे मालूम है इसमें आगे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उनमें मुझे एफिशिएंसी की जरूरत पड़ेगी। तो 30 दिन में एक्सपर्ट काम कर सकता है तो रोज करेगा 4 यूनिट और 4 यूनिट, 4 और 4 हो गए 8 यूनिट। 15 दिन में ये काम स्टेज नंबर 3 वाला खत्म हो चुका होगा। अगर हम और आगे बढ़ें स्टेज नंबर 4 पे जाते हैं, तो स्टेज नंबर 4 के लिए देखें तो क्या नाम है स्टेज नंबर 4 का, मैन्युफैक्चरिंग सेटअप में कौन एक्सपर्ट है, मैन्युफैक्चरिंग सेटअप में एक्सपर्ट है डी। यहाँ पूरा लिखा हुआ नहीं है,
या लिखा होना चाहिए कि डी मैन्युफैक्चरिंग सेटअप। वैसे देखें तो विनिर्माण लिख दिया निर्माण सेटअप के लिए। और कौन मना कर रहा है मैन्युफैक्चरिंग सेटअप के लिए? ई मना कर रहा है और कोई मना नहीं कर रहा है, यानी कि ए बी सी नॉन एक्सपर्ट की तरह काम करेंगे। अगर मैं देखूं तो 15 और 30 का टोटल यूनिट हुआ 30, ये करेगा 2 यूनिट, ये करेगा 1 और 1 यूनिट, सब मिलके करेंगे 5 यूनिट, लगेंगे हमारे को 6 दिन। तो स्टेज नंबर 4 भी हमारी खत्म हो जाएगी। आखिरी स्टेज पे आते हैं। आखिरी स्टेज है स्टेज नंबर 5, जिसे नाम दिया जा रहा है मार्केटिंग एंड लॉन्च। मार्केटिंग एंड लॉन्च के लिए कौन एक्सपर्ट है? सी एक्सपर्ट है, यस, मार्केटिंग एंड लॉन्च के लिए सी एक्सपर्ट है। कौन मना कर रहा है मार्केटिंग एंड लॉन्च के लिए? कोई भी व्यक्ति मार्केटिंग एंड लॉन्च के लिए मना नहीं कर रहा है। इसका मतलब ए बी डी और ई ये भी इस पे काम कर सकते हैं, नॉन एक्सपर्ट। 15 और 20 का अगर एलसीएम लूंगा तो 60 यूनिट टोटल मानी जाएगी। ये 4 यूनिट रोज करेंगे, ये 3, ये 3, ये 3 और ये भी 3। अगेन थोड़ी देर पहले ही मैंने 60/16 किया था 3.75, तो ये 3.75। तो टोटल नंबर ऑफ डेज जो मुझे लगेंगे मैं यहाँ पे काउंट कर लेता हूँ। 12 ये, 6 ये, 18 और 15 33 और 6 39 और 1.5 40.5 40.5 डेज लगेंगे, जो कि सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट जाएगा। तो ये क्वेश्चन डेफिनेटली लेंथी है, इसलिए मैंने आपको स्पेसिफिक करा, ये मेंस स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क में पूछे जाने वाले डीआई को लेकर के। मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल इजीली क्लियर है। हाँ लेंथी है, तो आप जानते हैं एग्जाम में स्केलिंग होती है, नॉर्मलाइजेशन होता है, एवरी क्वेश्चन पे होता है। तो ये अकेला क्वेश्चन ही काफ़ी होता है कि अगर आप मेंस में जाके एक डीआई का सेट भी अच्छे से करे आते हैं तो एक बात पक्की, कट ऑफ निकल जाएगी। कट और ना केवल कट ऑफ, हो सकता है आपको अच्छे मार्क्स मिल जाए, क्योंकि वहाँ आपको टाइम भी बहुत मिलता है। तो ये क्वेश्चन जो मैंने भेजा था, पहला क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर। अब अगर मैं देखूं कि ए और सी मना कर रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग सेटअप के साथ कुछ भी करने से इनकार करते हैं, तो परियोजना में कितना विलंब होगा? डिले बताना है कि ए और सी मना कर रहे हैं कि हम मैन्युफैक्चरिंग सेटअप के साथ काम नहीं करेंगे। तो देखते हैं वापस मैन्युफैक्चरिंग सेटअप। भाई साहब मैन्युफैक्चरिंग सेटअप कौन से नंबर पे आ रहा है? मैन्युफैक्चरिंग सेटअप है आपका चौथे नंबर पर, बिल्कुल ठीक है। तो चौथे नंबर की स्टेज पे कौन काम करने से मना कर रहे हैं? ए और सी। तो आप केवल चौथे नंबर की स्टेज पे गौर करें, डी काम करेगा, ए और सी ने काम करने से मना कर दिया है। तो ये 2 यूनिट काम करेगा, ये 1 यूनिट काम करेगा। काम करने हैं टोटल 30 यूनिट, हो गए 3 यूनिट, तो 10 दिन लगेंगे। स्टेज 4 में जो पहले 6 दिन लगते, अब लगेंगे 10 दिन। तो भाई कितने दिन एक्स्ट्रा हो गए? 4 दिन एक्स्ट्रा हो गए ना। तो ये डिले हुआ है 4 दिन का। तो ये हम कहेंगे भाई 4 दिन का डिले है। यदि ए और सी मना कर देते हैं, इफ दे रिफ्यूज टू वर्क विथ मैन्युफैक्चरिंग सेटअप। क्लियर? तो इसमें इतना ही करना था भाई, इसमें बहुत ज्यादा जोर नहीं लगाना था। इसमें इतना ही करने से हमारा आंसर आया था, केवल स्टेज 4 को ही देखना था, क्योंकि बाकी सारी स्टेज के लिए मना थोड़ी कर रहे हैं। ए और सी केवल स्टेज 4 के लिए मना कर रहे हैं, तो हमने इनको हटा दिया। तो 3 यूनिट ही काम होगा, पहले 5 यूनिट काम हो रहा था, तो 6 दिन में काम होता, 3 यूनिट काम होगा तो 10 दिन में काम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पांचों में से प्रत्येक कार्य के लिए 10,000 रुपए हैं तो अधिकतम राशि किसे मिलेगी? तो देखो भैया, मैंने वहां पर यूनिट्स लिख दिए थे। ये यूनिट्स अब हमारे बहुत काम आने वाले हैं। कैसे हमारे काम आएंगे यूनिट्स? अगर मैं इस क्वेश्चन को, अगर मैं स्लाइड को कॉपी कर लूं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यस, मैंने ये स्लाइड कॉपी कर ली है। इस वाले को मैं डिलीट कर देता हूं और यहाँ आ जाता हूँ। तो अब अगर मैं इसको देखूं और मैं केवल ये समझने की कोशिश, ये स्टेज नंबर 4 है जो हमने दोबारा एक क्वेश्चन के लिए करी थी। चलना भाई, चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए था। खैर, अगर मैं ये देखूं कि ए बी सी डी ई, इन सब के मैं नाम लिख दूं, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज और फिफ्थ स्टेज, ए बी सी डी ई। देखिए पहली स्टेज में ए 2 काम कर रहा है और 12 दिन तक करेगा, तो इतना ज़्यादा गौर मत करें। आप ये देखें कि ए 2 काम कर रहा है, कितने में से? 5 में से, यानी ए 40% काम कर रहा है, बी 20% काम कर रहा है, सी इसमें काम ही नहीं कर रहा है, ये भी 20% काम कर रहा है, ये भी 20% काम कर रहा है। ठीक इसी प्रकार 4 3 3 3 16 4/16 अगर मैं करता हूं तो बी 25% काम कर रहा है, और बाकी सब 75/4 कर दूं तो
18.75, 18.75, 18.75 और ये भी 18.75, इतने परसेंटेज ये काम कर रहे हैं। मैं इनकी एफिशिएंसी लिख रहा हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर नंबर ऑफ यूनिट्स लिखी थी, अदरवाइज नंबर ऑफ डेज निकालने के लिए मुझे नंबर ऑफ यूनिट लिखने की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं थी। जैसे कि विशेष करके स्टेज नंबर 3, जब अकेला आदमी 30 दिन में कर सकता है तो 2 आदमी 15 दिन में कर देंगे। पर मुझे मालूम है कि भाई आगे चल के एफिशिएंसी वाले क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। अब आपको भी मालूम है कि अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन यानी कि वेजेस बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उसको लेके आप वेल प्रिपेयर्ड रहें। तीसरी स्टेज में केवल सी और ई काम करते हैं और आधा आधा काम करते हैं, तो 50 काम ये करेगा, 50 काम ये करेगा, बी सी ए बी डी का इसमें कोई रोल नहीं है। फिर 40 20 20 20, तो डी है 40 और ई को छोड़ दें तो बाकी सब है 20 20 और ये 20, इनकी एफिशिएंसी परसेंटेज हो गया। ऐसी 4 3 3 3, तो 4 वाला पहले था बी, वो 25 था, इस बार 4 वाला है सी, बाकी सब होंगे 18.75 18.75। ये कैलकुलेशन मैंने कैसे करी, मैंने ये देखा भैया कि 4 काम कर रहा है 25 में से, सॉरी 4 काम कर रहा है 16 में से, तो 1/4 यानी 25% हो गया। अब 100 में से 25 गया तो बचा 75, 75 को 4 इक्वल पार्ट में बांट दो, 18.75 18.75 18.75, या फिर 75 का आधा करो तो 37.5, 37.5 का आधा कर दो 18.75। अब अगर मैं ए का टोटल लगा लूँ तो मुझे ए की टोटल एफिशिएंसी मालूम पड़ गई, 36 37.50 और 60 97.5, ये लगा दूँ तो 65 75 85 नहीं 85 से भी कुछ कम 83.75। एक बार टोटल मुझे वेरीफाई करनी पड़ेगी, 50 95 113.75, अभी तक तो सी हाईएस्ट है इन तीनों में, 60 और 37 97.5, इनको जोड़ दूँ तो 37.5 107.5। यस, अब मैं क्या कर सकता हूँ, इनका हॉरिजॉन्टल टोटल लगा लेता हूँ, 100 आ रहा है, ये 75 और 25 100, 50 और 50 100, ये 100 और ये भी 100, इसका मतलब ये टोटल 500 होना चाहिए। अब इसका टोटल चेक कर लेते हैं, 0.5 सवा 2 3, 3 का 0 लग देंगे, यहाँ से लगेगा 3, 10 3 13 16, 16 और 14 30, 30 का 0 यहाँ से लगा 3, 9 और 3 12, 12 और 8 20, 20 और 11 31, 40 50, बिल्कुल ठीक है भाई साहब। तो मुझे बिल्कुल क्लियर कट है कि सबसे ज़्यादा पैसा किसको मिलेगा, सबसे ज़्यादा पैसा मिलेगा सी को। तो ये क्वेश्चन नंबर 49 हो गया। क्वेश्चन नंबर 50, सबसे ज़्यादा पैसे मिलेंगे सी को, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ दैट कि किसी के 10,000 मिल रहे हैं या 12,000 मिल रहे हैं, क्योंकि हमने तो एफिशिएंसी निकाल दी ना भाई। अब 10,000 मिले एक काम के, या 12,000 मिले, या 50,000 मिले, या 100 रुपये ही मिले, जितने भी रुपए अगर मिल रहे हैं और हर काम के पैसे बराबर बराबर मिल रहे हैं, तो फिर सबसे ज़्यादा पैसे सी को मिलेंगे। क्लियर है ये बात? और अगर आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 51, उपरोक्त प्रश्न के लिए दूसरी सबसे बड़ी राशि किसको मिलेगी? अरे भाई ये मैं 69 नंबर स्लाइड है, इस स्लाइड को यहाँ ले आता हूँ, ठीक है, 68 नंबर स्लाइड हमारी मेन हो गई। तो अब आप देखेंगे तो फर्स्ट नंबर पे तो सी है और सेकंड नंबर पे कौन है? ई। तो सेकंड हाईएस्ट जो पैसे मिलेंगे इस काम में वो मिलेंगे ई को, तो हमारा आंसर हो जाएगा ई। और देखें, सी मार्केटिंग और लॉन्च के दौरान क्या करता है, अपनी एफिशिएंसी 10/11 यानी 90.90% कर देता है केवल मार्केटिंग एंड लॉन्च के दौरान। तो उन पांचों में से किसे सबसे ज्यादा राशि मिलेगी? देखो संभवतः अभी भी सी ही होना चाहिए, क्योंकि सी के पास में क्या था, सी के पास में 113 था, सी के पास था 113। 113 में से अगर किसी पर्टिकुलर चीज में से मैं इसको 90% कर भी देता हूं, फिलहाल चेक कर लेते हैं किसकी बात कर रहे हैं, मार्केटिंग एंड लॉन्च की। यस, मार्केटिंग एंड लॉन्च यानी स्टेज नंबर 5। तो देखें स्टेज नंबर 5 ही है ना भैया ये? यस, नहीं, मार्केटिंग एंड लॉन्च, यस मार्केटिंग एंड लॉन्च है स्टेज नंबर 5। तो स्टेज नंबर 5 में बस सी अपनी एफिशिएंसी 90% कर रहा है, तो मैं यहाँ इसको चेंज कर देता हूँ केवल सी के लिए स्टेज नंबर 5 में। तो मुझे कहा जा रहा है कि ये 90% एफिशिएंसी से काम करेगा। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ स्टेज नंबर 5 में, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 3.6 अप्रॉक्सीमेटली,
मैं यहाँ पर 90.90% नहीं ले रहा हूँ, क्वेश्चन में लिखा है 90.909%, यानी वही 10/11। हमें सारे के सारे फ्रैक्शन याद है, तो 10/11 ऑलमोस्ट 90% ही हुआ। 91% करूंगा तो यहाँ पर इसको 3.63 कर दूंगा, है ना, परंतु मैं इसको 3.6 ही लिख रहा हूँ। और बाकी सब कितने कितने यूनिट हैं, 3 यूनिट 3 यूनिट 3 यूनिट और ये 3 यूनिट, तो टोटल कितने यूनिट हो गए, 15.6 यूनिट। तो मुझे केवल सी के लिए निकाल लेना है कि 3.6 अपॉन 15.6 कट के आएगा, इसको मैं काट दूं 4 से तो 9/39 और काट दूं तो 3/13, तो 300/13। क्या ये बिल्कुल ठीक कर रहा हूं मैं? 12 से कटेगा 3 बार, 12 से कटेगा 13 बार, बिल्कुल ठीक है। 26 2 जाएगा, 40 में 3 जाएगा, 23% मैं इसको अप्रोक्सीमेटली लिख देता हूँ। तो अगर स्टेज 5 को मुझे चेंज करना होगा तो बाकी सब स्टेजेस अपनी जगह बिल्कुल ठीक से काम करेगी, केवल और केवल, मैं इसको कॉपी कर लूँ ज़्यादा ठीक रहेगा, केवल और केवल स्टेज नंबर 5 में चेंज होगा और सी की एफिशिएंसी कितनी रह जाएगी खट करके स्टेज नंबर 5 के लिए, ये रह जाएगी स्टेज नंबर 5 के लिए 23। तो टोटल पे भी फर्क पड़ेगा, इसलिए मैं टोटल को ऐसे कैंसिल कर देता हूँ सारे के सारे टोटल को। अब बचे कितने मेरे पास? मेरे पास बचे 77, और वो 77 इन चारों को बराबर 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 बांटने, तो आ जाएगा 18.25। आप देखें अभी भी हाईएस्ट जो है वो सी ही रहने वाला है। क्यों भैया, ऐसा क्यों? देखिए सी पहले कितना था, सी पहले था 113.75, 25 की जगह 23 हो गए तो 2 ही तो कम हुआ, 111.75। लेकिन ये सब दो बढ़े थोड़ी है, ये मैंने गलती कर दी, 18.25 नहीं होगा, 19.25 होगा। यस, पहले से तो बढ़ेंगे ना, तो कैलकुलेशन गलत लिख दी थी, अभी ठीक कर देते हैं। 19.25 19.25 19.25 19.25। अब भैया ये सब के सब कितने कितने बढ़ रहे हैं? ये तो 0.25 0.25 0.25 सॉरी 0.5 0.5 0.5 बढ़ रहे हैं, तो ये 108 हो जाएगा, ये 98 हो जाएगा, ये 84.25 हो जाएगा और ये 98.25 हो जाएगा। मुझे सबकी टोटल लगाने की जरूरत नहीं है, ऐसे क्वेश्चन हम एवरेज में भी पढ़ते हैं कि किसी संख्या को 67 की बजाय 76 पढ़ लिया गया, अ नंबर वॉज रेट 76 इंस्टेड ऑफ 67, तो मैं केवल जो करेक्शन वाला पार्ट है उसी को देखना होता है। स्टिल हु इज द विनर? सी इज द विनर। तो कौन सा नंबर क्वेश्चन पे आ गए थे हम? 48 49 हो गया, 50 हो गया, 51 हो गया, उपरोक्त प्रश्न ये भी हो गया। यस 52 में कि कौन, अगर सी 90.90% से काम करे तो भी सी को ही सबसे ज़्यादा पैसे मिलेंगे। मैंने आपको क्वेश्चन करने से पहले भी बताया था, इस बात के चांसेस ज़्यादा हैं क्योंकि सी पहले ही कितना चल रहा है, सी पहले ही हाईएस्ट चल रहा है। अगर सारी स्टेजेस में अपनी एफिशिएंसी कम कर देगा तो फिर तो परेशानी हो सकती है, लेकिन केवल एक स्टेज से 1 या 2% का फर्क पड़ेगा या 3% का फर्क पड़ेगा। अब ये 3% अगर मैं इसका कम कर दूं तो 3 का 3% ई थोड़ी बढ़ा है, वो 3% बाकी सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, 0.75 0.75 0.75। और आप देखें ऐसा ही हुआ है, अगर इसने 2% एफिशिएंसी कम दी है तो 2 को 4 भागों में बांटा गया, 0.5 0.5 0.5 0.5, उन सबकी एफिशिएंसी 0.5 ओवरऑल बढ़ने से वो टॉपर नहीं बन जाएंगे, टॉपर विल बी सी। 51 हो गया, 52 हो गया, 53। अच्छा, अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। बोल रहा है कंपनी ये डिसीजन लेती है दैट फर्स्ट फोर वर्क स्टेज 1 2 3 4 कैन बी स्टार्टेड साइमल्टेनियसली एंड द एक्सपर्ट्स विल बी एलोकेटेड टू देयर रिस्पेक्टिव ऑफ एरियाज ओनली एंड अ वर्क विल बी डन बाय नॉन एक्सपर्ट if only if the work is in his area of expertise is completed। यानी कंपनी ने कहा कि एक काम करो यार, हमारे को खिलौना लॉन्च करने के लिए 40.5 दिन का समय लग रहा है। ये हमने पहला क्वेश्चन यही किया था, 40.5 दिन का समय लग रहा है। 40.5 दिन का समय क्यों लग रहा है? क्योंकि हम इसको स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, पहले स्टेज 1, फिर स्टेज 2, फिर स्टेज 3, फिर स्टेज 4, फिर स्टेज 5। कंपनी ने कहा नहीं ऐसा मत करो, आप सारी की सारी स्टेजेस एक साथ कर दो। कौन सी? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अगर आप सारी की सारी स्टेजेस एक साथ कर देते हो तो फिर हम आपको ऐसा अलाउ करेंगे कि केवल और केवल जो एक्सपर्ट है उस स्टेज का वही काम करेगा, दूसरा कोई काम नहीं करेगा, और जब वो अपने काम से फ्री हो जाएगा तो वो कुछ और काम कर पाएगा, उसको कुछ और काम करने की हम अनुमति दे देंगे। ऐसा ही है ये क्वेश्चन। अब
फाइनली पूछ क्या रहा है कि सबसे पहले किसे सहायता मिलेगी, कौन सहायता करेगा, ये क्वेश्चन नहीं है। तो जो विशेषज्ञ सबसे पहले सहायता प्राप्त करेगा, देन द एक्सपर्ट हु विल फर्स्ट बी असिस्टेड इन हिज वर्क। इसका मतलब जो सबसे लेट काम करेगा, देखिए समझिए, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। स्टेज 1 किस नाम से है, डिजाइन एंड डेवलपमेंट। डिजाइन एंड डेवलपमेंट में कौन है भाई साहब, डिजाइन एंड डेवलपमेंट में केवल ए काम करेगा, ठीक बात है। अब सेकंड स्टेज है प्रोटोटाइप क्रिएशन, केवल बी काम करेगा और कोई काम नहीं करेगा। थर्ड स्टेज है मार्केट सर्वे, मार्केट सर्वे में सी काम करेगा और ई काम करेगा, दोनों ही एक्सपर्ट हैं। और चौथी स्टेज है मैन्युफैक्चरिंग सेटअप, मैन्युफैक्चरिंग सेटअप में केवल डी काम करेगा। और आप देख रहे हैं पांचों एम्प्लॉय कंपनी के बिजी हो चुके हैं। जरा बात करें स्टेज 1 की, स्टेज 1 एक्सपर्ट ही कर रहा है तो 30 दिन में करेगा, एक एक्सपर्ट करेगा तो 1 एक्सपर्ट लिख देता हूं मैं, अगर एक एक्सपर्ट काम करता है तो ये 15 दिन में कर लेता है। थर्ड स्टेज वाला काम 30 दिन में हो जाता है एक एक्सपर्ट करता है तो, और फोर्थ स्टेज का काम 15 दिन में हो जाता है। तो भाई साहब दिखती सी बात है, सबसे लेट काम कौन सा होगा, देखो बी 15 दिन में अपना काम अकेला खत्म कर लेगा, सी और ई मिलके भी 15 दिन में काम खत्म कर लेंगे, क्योंकि एक आदमी 30 दिन में करेगा तो दोनों मिलके 15 दिन में काम कर लेंगे, और डी भी 15 दिन में काम खत्म कर लेगा। लेकिन ए का काम 15 दिन में खत्म नहीं होगा। और कंपनी ने ये नहीं कहा कि पांचों स्टेजेस एक साथ करनी है, कंपनी ने कहा है, क्वेश्चन में कहा है कि 4 स्टेजेस आप एक साथ कर सकते हो, 5वीं स्टेज के लिए तो आपको अलग से सेपरेट करना पड़ेगा। तो अगर मैं देखूं तो भैया 15वें दिन के लास्ट में बी सी डी ई फ्री हो जाएंगे और किसको जाके मदद करेंगे, ए को, क्योंकि ए का काम खत्म नहीं हुआ है। मैंने आपको पहले भी बताया क्वेश्चन ये नहीं है कि सबसे पहले कौन मदद करेगा, क्वेश्चन ये कि सबसे पहले कौन मदद प्राप्त करेगा, हु विल गेट असिस्टेंस फर्स्ट। तो हु विल गेट असिस्टेंट फर्स्ट या फिर हु विल फर्स्ट बी असिस्टेड, ये पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है, तो दैट पर्सन इज ए, क्योंकि ए अपना काम सबसे स्लो करेगा। जो अपना काम सबसे स्लो करेगा उसी को तो बाद में हेल्प मिलेगी भैया, बाकी सब फ्री हो चुके होंगे। तो ये क्वेश्चन कहना चाह रहा था। ऑल क्लियर। क्वेश्चन नंबर 53, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मुझे कहा है उपरोक्त प्रश्न के लिए, मतलब प्रीवियस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, कम से कम दिनों की संख्या जिसमें परियोजना पूरी हो जाएगी। मान लीजिए सब कुछ हर समय कुशलता से प्रयोग किया जाता है, किसी का भी उस काम में उपयोग नहीं करते जिस पे वो काम करने से मना कर देता है। भाई साहब पानी, जिस पे वो काम करने से मना कर देता है। तो अब उपरोक्त प्रश्न के लिए मतलब कि इस वाले स्टेज के लिए बात कर रहा है कि इस वाले स्टेज में ऐसा होगा, क्वेश्चन नंबर 53 या फिर 53 जैसी स्कीम के अंदर। तो अब आप देखें भाई साहब कि कौन सा काम बचा है। 4 स्टेज तो हो चुकी है, 5वीं स्टेज है वो है मार्केटिंग एंड लॉन्च। मार्केटिंग एंड लॉन्च में कोई जब काम करेगा जब पहले यहाँ से फ्री हो चुके होंगे, क्योंकि यही लिखा है पहले चारों काम खत्म करने जरूरी है। अब देखिए ए 15 दिन में आधा काम कर चुका होगा, इस बात पे ध्यान करना, 15 दिन बीत चुके हैं, जिसमें सेकंड स्टेज मैं लिख देता हूं, आफ्टर 15 डेज क्या हो चुका है, स्टेज 2 कंप्लीट है, स्टेज 3 कंप्लीट है, स्टेज 4 कंप्लीट है और स्टेज 1 हाफ कंप्लीटेड है। तो सबसे पहले मुझे स्टेज फर्स्ट कंप्लीट करनी पड़ेगी, उसी के बाद मैं स्टेज 5 पर जा पाऊंगा। तो स्टेज 5 में जाने में जो टाइम लगेगा वो तो मेरे पास ऑलरेडी लिखा हुआ है ना, क्योंकि स्टेज 5 में तो उतना ही टाइम लगेगा जितना कि पहली बार लगा था। ये देखिए स्लाइड नंबर, यस ये रहा, 3.75 डेज। तो मैं इसको दोबारा कैलकुलेट नहीं करूंगा, मैं यहाँ लिख दूंगा 3.75 डेज, या फिर मैं इसको सॉल्व भी कर सकता हूँ। पर हाँ, मैंने अगर जाके पढ़ लिया तो ये बात पक्की हो गई कि मेरे गलती करने के चांसेस कम हो गए। अब स्टेज 1 जो है आधा हो चुका है, और स्टेज 1 में ए को कौन कौन सपोर्ट कर सकता है, तो स्टेज 1 में अब एक्सपर्ट काम करेगा तो ए काम करेगा, और नॉन एक्सपर्ट काम करेंगे तो डेवलपमेंट एंड डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट में सी काम करेगा। यस, कोई और काम करेगा क्या, एक बार वापस अगर मैं देख लूँ कन्फ्यूजन से बचने के लिए, नहीं, स्टेज 1 में बी डी ई काम कर सकते हैं, सॉरी सी तो बल्कि नहीं करेगा, सी तो बल्कि काम नहीं करेगा, बी डी और ई ये तीनों यहाँ पर काम कर सकते हैं। और मैंने देखा कि जो एक्सपर्ट है वो रोज 2 यूनिट काम करेगा और ये रोज के 1 1 1, और टोटल यूनिट होंगे 60, होंगे ना 60।
तो 5 यूनिट रोज काम होंगे, तो 12 दिन में काम खत्म हो जाएगा। पर आधा काम तो हो चुका है ना, 12 दिन में तो पूरा काम खत्म होता। तो स्टेज 1 में 6 दिन और लगेंगे 15 दिन के बाद में। और स्टेज नंबर 5 की अगर मैं बात करूं, 5th स्टेज, तो मैंने देखा 3.75 डेज लगने ही थे, क्योंकि स्टेज 4 खत्म होने के बाद में जितने भी काम जो भी लोग 5वीं स्टेज के लिए एलिजिबल हैं वो सारे के सारे वो काम करेंगे, और वो मुझे लिखने की आवश्यकता नहीं, मैं पहले सॉल्व कर चुका हूँ 3.75 डेज। तो देखिए 15 दिन तो ये लगे एक साथ वाले, 6 और ये 10 में 0.25 और कम, तो 24.75 डेज इन टोटल लगेंगे इस काम को इसी स्पीड से करने के लिए, जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है। ऑलराइट, और क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। उपरोक्त प्रश्न के लिए सबसे अधिक कमाई किसकी होगी? देखो ये वो क्वेश्चन वो नहीं है, ये वह क्वेश्चन नहीं बचा जो क्वेश्चन पहले था। अब ये क्वेश्चन चेंज हो चुका है, तो मुझे इस बार इसको नए सिरे से देखना पड़ेगा कि कैसे कैसे ये काम हो रहा है। जैसे कि अगर मैं इन सारी स्टेजेस का काम देखूं तो ए, बी, सी, डी और ये ई। तो स्टेज 1 का काम 2 पार्ट में हुआ है। फर्स्ट पार्ट में ए ने 50% काम करा है, क्योंकि केवल ए ने ही काम करा है। सेकेंड पार्ट में ए ने 20% ही काम करा, हुआ 50 है, उस 50 का भी 40% करा, तो ए ने 20 करा है। बी, डी, ई, सी ने तो करा ही नहीं है, तो 10, 10 और ये 10। ये स्टेज 1 कंप्लीट हो गई। अगर मैं स्टेज 2 की बात करूं, स्टेज 2 में केवल बी ने काम करा है, और कितना काम करा है भैया? 100%, और किसी ने काम नहीं करा है। स्टेज 3 में किसने काम करा है? सी और ई ने 50% काम करा, और किसी ने काम नहीं करा है। स्टेज 4 में डी ने 100% काम करा, और किसी का सहयोग नहीं हुआ। अब अगर मैं 5th स्टेज की बात करूं, तो 5th स्टेज में मुझे वापस पीछे जाना पड़ेगा, और मुझे देखना पड़ेगा कि मैंने क्या लिखा था। मैंने लिखा था सी के लिए 25, बाकी सबके लिए 18.75, सी के लिए 25 और बाकी सबके लिए 18.75, 18.75, 18.75 और 18.75। अब अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लूँ, फाइनली चेक कर लूँ, तो ये 50 और 50 100 हो चुके हैं पहले स्टेज के लिए, सेकंड स्टेज के लिए 100, थर्ड स्टेज के लिए 100, फोर्थ स्टेज के लिए 100, फिफ्थ स्टेज के लिए 100। इन टोटल 500 आना चाहिए। 68.75, 128.75, ये डी सबसे महत्वपूर्ण लग रहा है। ये 75 नहीं, ये भी है 128.75, बी और डी में टाई हो गया है। 50, 60, 70, 80, 88.75, इनका टोटल वापस 500 मैच होना चाहिए। 25 ये ज़्यादा है तो 3.25, 3.25, तो ये ज़्यादा बचा। 3.25 में से इसको 1.25 दे दें तो 3.5 ज़्यादा बचा, नहीं 3.5 क्यों, 3.5, 2.5 ये ज़्यादा बचा, 2.5 ये ज़्यादा बचा, बिल्कुल ठीक है, 31.25, ओके। 500 वापस मेरे पास टोटल आ रहा है। तो बी और डी हाईएस्ट पेड हैं, ए सेकंड हाईएस्ट पेड होगा, फिर ई और फिर सी। देख लेते हैं क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 55। तो किन दोनों को सबसे ज़्यादा पैसे मिलेंगे? बोथ बी एंड डी। अगर प्रत्येक काम के 10,000 मिलते तो सबसे कम कमाई किसकी होती? इस बात से क्या फर्क पड़ रहा है कि प्रत्येक काम के कितने मिल रहे हैं? सबसे कम कमाई वाला मेरे हिसाब से था ई। यस, ई को सबसे कम पैसे मिलेंगे, 68.75%। तो आंसर हो गया है ई। और इस सेट का आखिरी क्वेश्चन कि सबसे अधिक कमाई करने वाले को कितने पैसे मिलेंगे? तो भैया 50,000 रुपये टोटल आप दे रहे हो ना, हालांकि इस क्वेश्चन में दिया नहीं है 10,000, पर हम प्रीवियस क्वेश्चन की हेल्प ले रहे हैं। तो 50,000 रुपये जो आप टोटल दे रहे हो, उसमें बी और डी को 128.75% मिलते हैं। 100 में से नहीं, 500 में से काटोगे तो ये 100 आ जाएगा, वो पॉइंट हट जाएगा 18275। तो ये था साथियों फाइनल इस क्वेश्चन का कंक्लूजन और सारे के सारे आंसर्स। उम्मीद है कि आपको पूरा का पूरा वीडियो पसंद आया होगा। जल्दी ही ऐसे और प्रश्न मैं आप सबके सामने लेकर आऊँगा। जय हिंद, जय भारत।